एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। परीक्षा की घड़ी सामने है, थोड़ा जल्दी से अपनी प्रैक्टिस की प्रक्रिया को आप सभी बढ़ाएंगे और लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के प्राच्य वर्ग में आती है। मतलब किस वर्ग में आती है, तो याद रखेंगे प्राच्य वर्ग में आती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो उद्दिच है इस वर्ग में सिंधी, लहदा, पंजाबी आती है। क्या आती है? तो इसमें सिंधी और लहदा पंजाबी आती है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे, जब आप देखेंगे मध्य देशी में कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो इसमें पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी आती है। और यहाँ पे है प्रदिच के अंतर्गत आप याद रखिएगा राजस्थानी और गुजराती आती है। क्या आती है? राजस्थानी और गुजराती आती है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट आयेद है आज का दूसरा प्रश्न। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, तो 13 स्वर 38 व्यंजन 51, 12 स्वर 34 व्यंजन 46, तो 15 स्वर 41 व्यंजन 56, 14 स्वर 36 व्यंजन 51। तो आप याद रखेंगे कि यह प्रश्न सबको स्टार मार्क सबको मिला था, कि इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो टोटल वर्ड जो है वो 52 है, तो 52 किसी में नहीं है, इसलिए यह रॉन्ग था। और वैसे आप देखेंगे अगर माना जा सकता है तो आप ध्यान दीजिएगा, तो एक को माना जा सकता है जिसमें आप देखेंगे 13 स्वर हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 38 व्यंजन न हो के 39 व्यंजन आप कर लेंगे, तो यह प्रश्न यह 52 हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये रहा अगला प्रश्न। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है, तो चंद्रावली इनकी रचना नहीं है, यह किसकी है पूछा जा सकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह मौलिक नाटक है। क्या है? मौलिक नाटक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंगवधु किस कवि की रचना है? तो दादू दयाल, रज्जब, विद्यापति, कबीरदास। 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो अंगवधु जो है वह दादू दयाल की रचना है, हरड़े बाड़ी। ठीक है, अंगवधु और हरड़े बाड़ी दोनों किसकी रचनाएं हैं? दादू दयाल की। विद्यापति की सबको पता है, कीर्तिलता कीर्तिपत्ता का पदावली। और यहाँ पे देखेंगे रज्जब की भाषा है सबंगी छप्पय। कबीर की साखी सबद रमैनी, आप सब जानते हैं। आपको बताना चाहेंगे टोटल 75 प्रश्न है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 150 से 200 प्रश्न आप लेके जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया, भिखारी, मनोरमा, एकांकी। तो शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो देहाती दुनिया। इसका प्रकाशन हुआ है 1926 ईस्वी में, मिलान में आता है यह प्रश्न। यह एक देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय पूछा जाते हैं कौन से उपन्यासकार हैं? तो आंचलिक उपन्यासकार हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आंचलिक उपन्यासकार हैं। यहाँ पे दिया है आप भिखारी जानते हैं, विश्वंभर नाथ शर्मा की रचना है भिखारी, जिसका प्रकाशन हुआ है 1929 ईस्वी में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मनोरमा किसका है? तो यह चंडी प्रसाद हृदयेश का है, पूछा जाता है। चंडी प्रसाद हृदयेश का इसका प्रकाशन जो हुआ है 1924 ईस्वी में हुआ है। अब आप देख रहे हैं एकांकिनी किसका है? इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह है जो है, याद रखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो एकांकिनी किसका है? तो यह श्रीनाथ सिंह का है। किसका है? श्रीनाथ सिंह का है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं भामह, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट, मम्मट। तो आचार्य विश्वनाथ जो है वह वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य माने जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं भामह की शताब्दी के हैं, तो यह 6वीं शताब्दी के हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखिएंगे आप जो है कि ये जो है वक्रोक्ति का आचार्य है ये भामह, 6वीं शताब्दी के। और आगे देखेंगे नेक्स्ट
मम्मट का काव्य प्रकाश रचना बार बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकार माना है? अरस्तु, लोजाइनस, प्लेटो, रिसर्ड। अच्छा प्रश्न है 7 नंबर का। तो भावातिरेक माने हैं प्लेटो को। आप सभी को पता है कि प्लेटो जो है वो प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे। गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। और प्लेटो की एक पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है, वो है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्क्स। ठीक है, उसी में यह संकलित है। और प्लेटो अनुकरण का सिद्धांत दिया है। पूछा जाता है प्लेटो का कौन सा सिद्धांत है? तो अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो का है। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे, ये रहा 8th नंबर का प्रश्न। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्ट माना है? अरस्तु, होरेस, किट्स, इलियट। तो सबको पता है भाव दमन को मानने वाले, अनिष्ट मानने वाले अरस्तु हैं। ऑप्शन ए सही हुआ। और आप ध्यान देंगे तो इनका सिद्धांत है विरेचन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है अरस्तु का? तो विरेचन का सिद्धांत है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं? तो भामा। बहुत इजी प्रश्न है। जो भी इजी प्रश्न है वहाँ समय नहीं गंवाएंगे। आइए अगला प्रश्न है, कारित्ती भावती प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? धनंजय, महिम भट्ट, राजशेखर, श्रीहर्ष। 10 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। जो है कि कारित्री भावित्री प्रतिभा का जो विभाजन आचार्य थे वो राजशेखर थे। कौन थे? राजशेखर थे। इनकी एक पंक्ति पूछी जाती है, आप ध्यान देंगे। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग बताया है। क्या बताया है? तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग इन्होंने बताया है। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर का। आपको ने ये प्रश्न देख लिया है ना। उक्त जो यह है किया गया है, यह पंक्ति आप राजशेखर से देखेंगे। अब देखेंगे 11 नंबर का जो है कि राजशेखर की है। और आपसे एक चीज़ और इनसे पूछा जाता है, राजशेखर ने जो प्रतिभा को इन्होंने विभाजन किया था वह सहजा, आहार्य और औपदेशिक प्रतिभा को इन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये रहा आपका, देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न है, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञान ज्ञान विज्ञान, तुलसी विपथ विहाग गो राम दुआरे दीन। त्रिपथ का अर्थ क्या है? आप यही बताइएगा। त्रिपथ का निर्गुण, सगुण, मुक्ति मार्ग, निर्गुण सगुण मुक्ति मार्ग, या उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, निम्न मार्ग, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। 11 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा कि यह जो है कि तुलसी ने त्रिपथ मार्ग में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग दिया है। नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए, ये रहा 12 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलमल झलमल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है नदी की धारा, नीला आकाश, चांदनी की रात, साड़ी के अंचल। 12 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं कि नदी की धारा की यहाँ पे वर्णन किया गया है। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के साकेत से लिया गया है। आप पूछा जाता है साकेत कैसा काव्य है? तो साकेत महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे देखेंगे जयद्रथ वध है, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिया। चलिए अगला प्रश्न इजी है। संतन को कहाँ सीकरी, आवत जात पनहिया टूट गए, बिसर गए हरिराम। तो यह कुंभन दास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो कुंभन दास की पंक्ति है। जब अकबर इन्हें फतेहपुर सीकरी के लिए निमंत्रित करता है तो ये कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे, अष्टछाप के कवियों में जो कुंभन दास है वह सबसे बड़े थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 14 नंबर का, बहु बीती थोड़ी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेच विचार के, बस वृंदावन आए। यह पंक्ति किसकी है? तो ध्रुवदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ध्रुवदास की पंक्ति है। और सूरदास की पंक्ति आप देखेंगे, धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल तही आवें। और इनकी कुंभन दास की बहुत बार पूछी जाती है, तुम नीके दुहि जानत गैया। और इनका देखेंगे रहीम दास का, भोर ही बोल कोयलिया बढ़वती ताप। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो मिलाने के लिए आपसे पूछी जाएंगी। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा? तो मुकुटधर पांडे ने। 15 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है इनकी एक पत्रिका निकलती थी 1920 ईस्वी में। कब निकलती थी? 1920 ईस्वी में। श्री शारदा। कौन सी पत्रिका थी? श्री शारदा पत्रिका थी। उसी में इन्होंने छायावाद पहली बार हिंदी में छायावाद शीर्षक से जो है कि विवेचना किए थे।
नेक्स्ट देखेंगे संशय की एक रात किसके संशय की बात करता है? राम के, कृष्ण के, शंकर के, विष्णु की। 16 नंबर के प्रश्न में तो राम के जो है कि संशय की बात करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ये संशय है, राम की जो संशय की एक रात कविता है यह किसकी है? तो आप याद रखिएगा नरेश मेहता की है। किसकी है? नरेश मेहता की है, नोट कर लीजिएगा। और आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि नरेश मेहता ने यह खंड काव्य लिखा है। कब का क्या लिखा है? तो यह खंड काव्य लिखा है। अब इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1900 आप याद रखेंगे 62 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। टोटल कितने सर्ग हैं? यह 4 सर्गों में विभक्त है। याद रखिएगा 4 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग में साँझ का विस्तार, बालू तट है। दूसरे सर्ग में वर्षा भीगे अंधकार का आगमन है। तृतीय सर्ग में है मध्यरात्रि की मंत्रणा का निर्णय है। चतुर्थ में संदिग्ध मन का संकल्पना और सवेरा है। अब आपसे पूछा जा सकता है संशय की एक रात में किसकी संशय है? राम की। यह किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की खंड काव्य है। 1962 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें टोटल 4 जो है कि सर्ग हैं। चलिए ये रहा 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अरे यावर याद रहेगा यात्रा वृत्तांत किसका है? तो यशपाल का, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय निर्मल वर्मा। 17 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है कि यह अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की है। इनका एक और है एक बूंद सहसा उछली, अरे आयावर याद रहेगा। इसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ है। एक बूंद सहसा का 1960 ईस्वी में हुआ है। यह दोनों इनके यात्रा वृत्तांत है। आगे देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो पथ के साथी महादेवी वर्मा का है। हम हसमत मित्र संवाद लौट आ उधार। 18 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है। तो ये मित्र संवाद जो है यह क्या है? यह पत्रों का संकलन है। यह जो है कि एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह संस्मरण विधा की रचना नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मित्र संवाद किन किन का संवाद है? तो रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन इसमें किया गया है। ये एक चीज़ आप याद रखिएगा। पथ के साथी महादेवी वर्मा का है, जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ है। और हम सहमत हैं, इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं, आप याद रखिएगा। आगे देखें कृष्णा सोबती का है लौट आओ धार। 1995 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। यह दूधनाथ सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिवेशिक कथा का आधार लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। तो ये अनाम दास का पोथा है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा कहाँ से ली गई? तो हर्षवर्धन काल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। पुनर्वा में क्या है? कटिकम की कुछ घटनाओं का इसमें चित्रण किया गया है। चारुचंद्र लेख में राजा सातवाहन एवं रानी चंद्रकला की प्रेम कहानी का वर्णन है। अब ऑप्शन आप देख के पता कर पा रहे होंगे कि आपको कितनी गहराई से यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। चलिए 20वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। 20 नंबर के प्रश्न में देखेंगे अमन का राग में अब जो है कि पौराणिक कथा नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, तो ये जो प्रस्थान है नरेश मेहता का है, कनुप्रिया है धर्मवीर भारती का, इसके बाद उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का। एक तो जयशंकर प्रसाद का भी उर्वशी है, लेकिन आप यहाँ पे दिनकर से जोड़िएगा क्योंकि इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर का, कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती, मार्कंडे, ज्ञानरंजन, शिव प्रसाद सिंह। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, शिव प्रसाद सिंह का यहाँ कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की नाटक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाना है। तो ये अंबाली इनका नाटक है। कोणार्क सबके पता है जगदीश चंद्र माथुर का है। अग्निशिखा है इनका रामकुमार वर्मा जी का। इसके बाद देखेंगे अंधा कुआं किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगे चलेंगे नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न देखिएगा, शारदीय गद्य काव्यकृति के रचनाकार कौन है? दिनेश नंदिनी डालमिया, सुमन राजे, महादेवी वर्मा, मेहरू निशा परवेश। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, यह दिनेश नंदिनी डालमिया की रचना है। ये रहा आपका 23 नंबर का प्रश्न। अब चलिए आप चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह है जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी
नहीं है। किसका है? तो यह देखेंगे जैनेन्द्र द्वारा कहानी रचित नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये तीनों यह महाविद्यालयों में लगी हुई है। चैनल पे पूरा अपलोड है, समय हो तो पढ़ लीजिएगा। देखेंगे आप फांसी भी है, ये आप देखेंगे 24 नंबर के प्रश्न में। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अमर वल्लरी, यह जो है ज्ञानेंद्र की रचना नहीं है। तो यह प्रश्न बनेगा कि यह किसका है? तो यह अज्ञे का है। इनका बहुत बार पूछा जाता है। जयदोल, जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है। एक है शरणार्थी और एक है ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। ये इनकी कुछ कहानी संग्रह है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये है 25 नंबर का प्रश्न है। एक प्लेट सैलाब कहानी किसकी है? उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, शिवानी कृष्णा सोबती। 25 नंबर के प्रश्न में यह मन्नू भंडारी की रचना है, एक प्लेट सैलाब। आप आगे देखेंगे इनकी कुछ और कहानियां हैं। यही सच है, जिसपे फिल्म बनी हुई है। एक है मैं हार गई। नेक्स्ट देखेंगे उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा की रचना है जिंदगी और गुलाब, कई बार पूछा गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का है बादलों के घेरे, शिवानी का है लाल हवेली पुष्प हार। ये दोनों रचनाएं शिवानी की हैं। चलिए अगला प्रश्न है रंग दे बसंती चोला नाटक किसका है? तो यह भीष्म साहनी का है। आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अगला देखेंगे सुरेंद्र वर्मा का कौन सा है? तो सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी है। सेतु बंधु, नायक खलनायक विदूषक है। मोहन राकेश का सबको पता है। आषाढ़ का एक दिन जो चैनल पे है, समय निकाल के पढ़िएगा। लहरों के राजहंस, और इनका है विनोद एस्तोगी का क्या है? तो इनका है एक नए हाथ। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर का। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल सिंह, राजेश अवस्थी। 27 नंबर के प्रश्न में तो यह नरेश मेहता का है। किसका है? नरेश मेहता का है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में हुआ है। आगे चलिए 28 नंबर का प्रश्न है नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया, सिलिया। तो 28 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे निर्गुनिया इसकी नायक है, उपन्यास की नायिका है। क्या है? मैंने गलती से नायक बोल दिया, नायिका है निर्गुनिया। यह नाच्यो बहुत गोपाल अब पूछा जाएगा किसका जो है कि यह उपन्यास है? तो यह अमृतलाल नागर का है। किसका है? अमृतलाल नागर का है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1978 ईस्वी में हुआ। अमृतलाल नागर के मिलान करने वाले भी प्रश्न बनते हैं। बुधिया, बुधिया सबको पता है कि आप कहानी पढ़े होंगे कफन, वहाँ भी रही होगी। लेकिन आप याद रखिएगा कि यह उपन्यास की भी पात्र है। देहाती दुनिया जो शिव पूजन सहाय की है। सिलिया, सिलिया सबको पता है। सिलिया गोदान उपन्यास की पात्र थी। ठीक है, यह प्रेमचंद के उपन्यास की पात्र है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। रेखा गौरा, अमला रंजना, शैलया के शशि और शेखर। तो सखी शेखर सरस्वती, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो झूठा सच भी है, तमस भी है, आधा गांव है। तो सीधी सच्ची बात इनका नहीं है। झूठ मतलब कि ये भारत और पाक देश विभाजन पे नहीं है। अब पूछा जाएगा कि यह किसका है? तो यह भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 31 नंबर का। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। 31 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा अध्यात्म चिंतन इनका नहीं है। हरिश्चंद्र ठोलिया की यह पुस्तक है। पूछा जाएगा किसकी है? तो यह हरिश्चंद्र ठोलिया की है। और आगे चलेंगे अगला प्रश्न है 32 नंबर का। इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? तो बुनी हुई रस्सी, कड़ियाँ, बहुत रात गए, कुछ और कविताएं। तो ये कड़ियाँ भीष्म साहनी की रचना है 32 नंबर में। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास, देखेंगे यहाँ पे ये है कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, न आने वाला कल। अब आपसे पूछा जा रहा है भगवती चरण वर्मा का नहीं है 33 नंबर के प्रश्न में। तो न आने वाला कल इनका नहीं है। यह उपन्यास है मोहन राकेश का। इनका और 2-3 उपन्यास हैं जो पूछे जाते हैं। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल भी इन्हीं का उपन्यास है। इन्हीं से मतलब है मोहन राकेश का। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का है। और रामविलास शर्मा जी की रचना है ना आलोचनात्मक, उसी से यह लिया गया है, उसी में इन्होंने कहा है। 35 नंबर का प्रश्न है
35 नंबर का, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो ये चिंगारियाँ प्रतिबंधित रही हैं। डी ऑप्शन सही है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बंदिनी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं रामदेव धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर, अनंत गोपाल सेवड़े। अब आपको 36 नंबर के प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह अभिमन्यु अनंत का, यह मॉरिशस के हिंदी लेखक थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार और जम गया सूरज। ये भी आप देख पा रहे होंगे हेमराज जो है कि सुंदर का। तो इनको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किसका है? तो ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, राजी सेठ, चित्रा मुदगल। तो यह 37 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर होगा सी ऑप्शन आपका। 1992 की यह कहानी है, कहानी संग्रह है इनका, जिसमें आप देखेंगे कि रेलवे से रिटायर होकर गजाधर बाबू आते हैं और अपने ही परिवार में वो क्या हो जाते हैं, पराया हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 38 नंबर का, मैयादास की माड़ी उपन्यास के लेखक है भीष्मानी, अमरकांत, राही मसूम रजा, जगदीश चंद्र माथुर। 38 नंबर के प्रश्न में तो यह मैयादास की माड़ी किसका है? तो भीष्म साहनी का है। किसका है? तो भीष्म साहनी का। इन्हीं का एक और है कुंतो 1993, नीलोफर 2000 में, जय हिंद की सेना 2010 में। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए लोग। 39 नंबर के प्रश्न में तो चिंतन मुद्रा इनका नहीं है, तो किसका है? ये तो जानना पड़ेगा ना। विष्णुकांत शास्त्री का यह निबंध संग्रह है। निर्मल वर्मा की जो कहानियाँ हैं वो सबको पता है, चिड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, एक कला और जोखिम। जो जितना भी हमने बताया निबंध संग्रह है, गलती से मैंने कहानी कह दिया, इसके लिए सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर का, कुछ पते कुछ चिट्ठियां इनमें से किस रचनाकार की रचना? रघुवीर सहाय, रामदरस मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। 40 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे रघुवीर सहाय की है कुछ पते कुछ चिट्ठियां। आगे देखेंगे जो है कि 40 नंबर में रचना है ये रघुवीर सहाय का है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। आप सभी को पता है धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, कल सन्ना मुझे, सर्वश्री दयाल सक्सेना का है काठ की घंटिया, बांस का पुल, कुआं नदी कई बार पूछा गया है। रामदरस मिश्र की रचना है पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप। आगे चलेंगे। नेक्स्ट 41 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, अब आप ध्यान से इनका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट के ये चहेते प्रश्न हैं। अब तो टीजीटी पीजीटी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मेरिट का निर्धारण करते हैं। मृगावती की रचना हुई है 1501 ईस्वी में। पद्मावत सबको पता है 1540 में है। चित्रावली उस्मान की है, यह 1613 में है। इंद्रावती किसकी है? तो नूर मोहम्मद की 1744 में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा है तो हम छोटा कर लेते हैं, आपकी समझ पूरा प्रश्न प्रस्तुत है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। आपको बताना है, ये अलग अलग रचनाएं हैं और अलग अलग लोगों की हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे धरती धन्य अपना। यह जगदीश चंद्र माथुर का है, 1972 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1972 ईस्वी में। आप देखेंगे जो है कि मुर्दा घर किसका है? तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पे है आधा गांव देखिए, आधा गांव का जो प्रकाशन हुआ है वह 1966 ईस्वी में हुआ है। यह राही मसूम रजा की रचना है। अब किशनगढ़ के अहेरी, यह है संजीव की रचना। किसकी रचना है? तो संजीव की रचना है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1981 में हुआ है। अब आप देखेंगे सबसे पहले 72, फिर सबसे पहले जो है कि आधा गांव 1966 में। ये रहा सी ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहले आधा गांव, फिर धरती धन्य अपना यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा है, और इसके बाद मुर्दा घर किशनगढ़ के अहेरी। सी ऑप्शन आपका सही हुआ। आप ऑप्शन संख्या सी सही है। 43 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे
इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले उनका प्रकाशन वर्ष देखना होगा। मछली मरी हुई, ये देख रहे हैं मछली मरी हुई, सबसे पहले इसी को देखते हैं। 1966 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा किसका है, तो रामकमल चौधरी का है। अब इसके बाद देखेंगे अब कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, सन 2000 में इसका प्रकाशन हुआ है। अब देखेंगे पहला गिरमिटिया 1999 में हुआ है। कब हुआ इसका प्रकाशन, 1999 में, गिरिराज किशोर का है। अब देखेंगे महाभोज मनु भंडारी का है, आपने पढ़ा होगा, 1979 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। अब आप सबसे पहले बताएंगे कि 1966, इसके बाद आएगा 1966 वाला पहले आएगा मछली मरी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले तो होगा 179, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान, महाभोज 1979 और पहला गिरमिटिया 1999 मनु भंडारी का है और सबसे पहले। इसके बाद आ जाएगा आपका मछली मरी हुई का जो प्रकाशन वर्ष है, ये तो आपने देख लिया 66 है, तो इस सबसे पहले यही आएगा। यहाँ पे पहला कितने पाकिस्तान आप देख रहे हैं, पहला गिरमिटिया महाभोज 79 है, तो 1966 पहला आएगा मछली मरी हुई। तो ये रहा, आप देख पा रहे होंगे, पहले मछली मरी हुई, फिर महाभोज, इसके बाद आ जाएगा आपका पहला गिरमिटिया, फिर कितने पाकिस्तान 2000 में। आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये रहा 44 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आपको कहानी से बताना है, अनुक्रम बताना है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपको डेट ही यहाँ पे क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे पंच परमेश्वर, यहाँ पे ग्राम देखते हैं, सबसे ऊपर है ग्राम है जयशंकर प्रसाद का 1911 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे पंच परमेश्वर है 1916 ईस्वी में। कब है, 1916 ईस्वी में। अब पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है, पंच प्रेम ऐसे याद करो। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे दुलाई वाली का प्रकाशन हुआ है 1907 ईस्वी में। तो सबसे पहले दुलाई वाली आएगी 1907 में। अब यहाँ पे एक और भी देख लेते हैं जो अभी नहीं देखे हैं, पाजेब का प्रकाशन हुआ है 1900 जो है कि 42 में। पाजेब किसका है, तो महाविद्यालय में भी यह कहानी लगी हुई जैनेन्द्र कुमार की है। तो आपका डी ऑप्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो डी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, ये रहा जो है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। अब आप बताएंगे 45 नंबर के प्रश्न में। सबसे पहले देखेंगे ऊपर से ही, अतीत के चलचित्र का जो प्रकाशन हुआ है वह 1941 ईस्वी में हुआ है। और 10 तस्वीरें किसका है, तो यह है जगदीश चंद्र माथुर का, 1963 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। बोलती प्रतिमा किसका है, श्री राम शर्मा का, 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं समय के पाँव, तो समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी का है, 1962 ईस्वी में है। कब है, 1962 ईस्वी में। अब आप मिला लीजिए कौन सा आपका सही हुआ। सबसे पहले 37 आएगा, मतलब बोलती प्रतिमा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 45 नंबर के प्रश्न में आपका बी ऑप्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। आइए, ये रहा 46 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंधों का संग्रह। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी आप पढ़े होंगे। अब आप देखिए निबंध में भी इन्होंने कितना अच्छे काम किए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कला का जोखिम का प्रकाशन हुआ है 1981 ईस्वी में और शब्द स्मृति 1976 ईस्वी में। अब आपका आएगा शताब्दी के ढलते वर्ष, तो शताब्दी के ढलते वर्ष का प्रकाशन हुआ है 1995 ईस्वी में। इसके बाद आप देखेंगे ढलान से उतरते हुए, ये हुआ है 1985 ईस्वी में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले 81, फिर इसके बाद 76, फिर इसके बाद ये ढलान से उतरते हुए। अब आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, तो सबसे आपका सी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न अगला 47 नंबर का है, ये रहा आपके स्क्रीन पे 47 नंबर का प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरराज के निबंधों का सही अनुक्रम आपको बताना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रस आखेटक का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1970 ईस्वी में। इसके बाद विषाद योग का 1973 ईस्वी में। इसके बाद आपका आ जाएगा महाकवि की तर्जनी का प्रकाशन वर्ष जो हुआ है 1979 ईस्वी में हुआ है, सॉरी। दृष्टि अभिसार अब लास्ट में है 1984 ईस्वी में। इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन ही सही बैठ गया है, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
कवियों का कालानुक्रम के अनुसार जन्म, सब कौन सा कवि सबसे पहले जन्म लिया है? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले नरेश मेहता को, इनका जो जन्म हुआ है 22 ईस्वी में हुआ है, 1922। सरस्वती दयाल सक्सेना का 1927 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे ऋतुराज का जन्म कब हुआ है? तो 1940 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे मदन कश्यप 1954 में। ये रहे मदन कश्यप 1954 में। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्न परीक्षा में भी हल करने हैं, थोड़ा समय लेके और थोड़ा जल्दी भी करना है ना, तभी नहीं तो प्रश्न छूट जाएंगे। ध्यान दीजिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि आलोक पर्व जो है कि यहाँ पे अशोक के फूल का प्रकाशन भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके निबंध तो आपको याद ही होंगे। ठीक है, विचार और वितर्क ये है 1957 ईस्वी में। इसके बाद कुटज का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1964 ईस्वी में। इसके बाद आ जाता है अशोक के फूल का जो प्रकाशन हुआ है 1972 ईस्वी में हुआ है। आपका बी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर का। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष की दृष्टि इनकी कृतियों का सही वर्ष बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे बलचनामा। यहाँ पे सबसे पहले मैला आंचल ऊपर से ही देखते हैं। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ है? तो यह मैला आंचल का प्रकाशन हुआ है 1954 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इसके बाद बलचनामा को देख लीजिए। बलचनामा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1952 ईस्वी में हुआ है। 52 ईस्वी में। इसके बाद आ जाएगा जल टूटता हुआ इसका प्रकाशन हुआ है 1979 जो है कि 69 ईस्वी में। ठीक है, अब आपका आ गया बहती गंगा का जो प्रकाशन वर्ष है वह हुआ है 1952 ईस्वी में। कब हुआ है? तो 1952 में। तो पहले तो बहती गंगा और जो है कि ये बलचनामा दोनों साथ में रहेगा, तो यहाँ पे कहीं ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बाकी आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है कि स्टार मार्क में रहेगा क्वेश्चन, आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 51 नंबर का। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कौन सबसे पहले रहेगा, ये आपको बताना है। अब आप बताइएगा 51 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे निर्मला का प्रकाशन वर्ष जो हुआ है वह 1927 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद वरदान का 1921 ईस्वी में। प्रेमाश्रय का जो है यह 1922 ईस्वी में हुआ है। रंगभूमि 25 में है। आप सबको पता है कि रंगभूमि का पात्र बहुत बार पूछे जाते हैं ना 51 नंबर के प्रश्न में। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि वरदान 21 में है। कहाँ पे है? तो ये वरदान 21 में है। सबसे पहले आप वरदान लगाएंगे, इसके बाद आपका आ जाएगा प्रेमाश्रय, इसके बाद रंगभूमि, इसके बाद निर्मला 27 में है। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न तो आप याद रखिएगा कि वरदान पहले होगा 21 में। ठीक है, चलिए ये रहा 52 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो प्री प्रवास सबको पता है, प्री प्रवास का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, तो इसका 31 में। कामायनी सबको पता है, कहीं कहीं 35 कहीं कहीं 36 देता है, लेकिन आप 35 याद रखिएगा। उर्वशी 1961 में। कहीं उर्वशी के चक्कर में आप प्रश्न को गलत ना कर दें, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये दिनकर वाली उर्वशी आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्री प्रवास होगा, फिर साकेत, कामायनी, उर्वशी। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखिएगा प्रकाशन वर्ष की आत्मकथाओं का, मतलब हिंदी साहित्य आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ईजी होगा। सबसे पहले अर्धकथानक होगा, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो ये आप जानिएगा कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसका है? तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का है। आज के अतीत किसका है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे अर्धकथानक ही पहले आएगा। यहीं पे आपका जो है कि यह प्रश्न सही हो गया। अर्धकथानक 1641 ईस्वी में है। इसके बाद आता है टुकड़े टुकड़े दास्तान, यह 1986 ईस्वी में है। इसके बाद सन 2000 में है राजेंद्र यादव का अतीत के आज का अतीत जो है वह किसका है? तो यह भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी जी का। चलिए ये डी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है 54 नंबर का।
यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लूलाल की कृतियों का आपको बताना है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, सबसे पहले आएगा आपका सिंहासन, सिंहासन बत्तीसी शकुंतला नाटक जिसका प्रकाशन 1801 ईस्वी में, और सभा विलास, सभा विलास का प्रकाशन हुआ है 1815 में। कब है? 1815 में। लाल चंद्रिका 1818 में। कम्युनिटी में मैं इस प्रश्न को मैं लगाई हुई थी, है ना। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये रहा आपका 55 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है 55 नंबर के प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। जैसे प्रकाशित हुई है रचनाएं वैसे ही आपको बताना है। सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का प्रकाशन जो हुआ है 1900 ये हुआ है 42 में। इसके बाद आधुनिक साहित्य का जो प्रकाशन हुआ है 1950 में हुआ है। रस सिद्धांत 1977 में हुआ है। रीति और शैली जो है 1979 में हुआ है, मतलब 1979 में, 79 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हुआ। ये रहे आपके नंदलाल वाजपेयी की रचनाओं के सही अनुक्रम। यहाँ तक आप देखिए 55 नंबर का प्रश्न। अब आपको देखना है तर्क वाले प्रश्न जो यूजीसी नेट के चहेते प्रश्न होते हैं, यही मेरिट सुनिश्चित करते हैं। बाकी प्रश्न तो सभी कर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक। अब आप तर्क देखेंगे, मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार और प्रतिपादन करता है। तो 56 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है कि ये तो सही है बट ये दूसरा गलत है। निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है मानवतावाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा 57 नंबर का। हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। तर्क है हिंदी रीतिकाव्य में रस से ज़्यादा रीति को महत्व दिया गया है। 57 नंबर के प्रश्न को आप पढ़ के समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये तो सही है, हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति, क्योंकि ये हिंदी के जैसे किसी भी आप विज्ञान लीजिए, किसी भी चीज़ को लीजिए, तो पहले विकास व्यक्ति धीरे धीरे देख के करता है। पहले के लोग क्या किए हैं, आप कुछ उसमें नया करते हैं। तो वैसे हिंदी कवियों में कोई भी रीति उत की स्थापना नहीं किया था, ये संस्कृत साहित्य में था। लेकिन हिंदी के कवि जो आचार्यों की मौलिक देन थी कि रस रीति। जब आप आएंगे जो है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आएंगे ना रीति काल में, तो आपने देखा होगा इसके पहले आदिकाल भक्ति काल में ऐसी कोई रीति की परंपराएं नहीं चल रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क है हिंदी रीतिकाल में रस से ज़्यादा रीति को महत्व दिया गया है। क्या यह बात सही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि रस से ज़्यादा रीति को महत्व नहीं दिया गया है इसमें। जब आप आएंगे रीतिकाल में तो रस छंद अलंकार सबको महत्व दिया गया है, स्पेशल रीति को कोई महत्व नहीं गया। तो ये गड़बड़ हो गया, ए सही और आर गलत है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क के ही ये प्रश्न है 58 नंबर का। काव्य का सर्वप्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। तर्क है व्युत्पत्ति नवे में शालिनी प्रतिभा की उपज है। अब आपको बताना है क्या कौन सा सही कौन सा गलत है। यहाँ पे आप याद रखेंगे, काव्य की सर्वप्रमुख हेतु व्युत्पत्ति नहीं है, प्रतिभा है। क्या है? प्रतिभा है। ठीक है, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति नहीं है, न कि व्युत्पत्ति है। आप देखेंगे व्युत्पत्ति नवनवेश में शालिनी प्रतिभा की उपज है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यह भट्ट तौत की प्रसिद्ध पंक्ति है। किसकी है? तो भट्ट तौत की प्रसिद्ध यह पंक्ति है। इसमें आपको बताया गया है कि अर्थ वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। क्या है? यही प्रज्ञा प्रतिभा है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हुआ, दोनों गलत है ना। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 59 नंबर का है, आप ध्यान दीजिए। काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव, विचार। इनमें से कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः अपरिहार्य कोई नहीं है। 59 नंबर के प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि काव्य का अपरिहार्य तत्व शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव, विचार, ये सही सारी बातें सही हैं। क्या हैं? तो सारी बातें सही हैं। इसमें कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इसमें अपरिहार्य कोई नहीं। बिल्कुल सही। कभी कभी कोई कभी रीति की रचना न करके वीर का करता है, तो इसमें से ये चीज़ें संभव है, या इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 60